आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर समीक्षा के प्रमुख कीर्ति स्तंभ है। शुक्ल जी अपनी लोक मंगल की कसौटी के कारण तथा साहित्य और समाज के अभ्युत्थान की अंतर्दृष्टि के कारण अपने युग के रचनाकारों, विशेषतः छायावादी कवियों के साथ समुचित न्याय नहीं कर रहे थे। प्रस्तुत की उपेक्षा करने वाला कोरा अप्रस्तुत विधान तथा कलावाद उनके गले के नीचे नहीं उतरता था। उनके मानदंडों के अनुसार हिंदी का अधिकांश छायावादी साहित्य उत्कृष्ट साहित्य की कोटि में स्थान नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि वे काव्य की अतिशय कल्पनात्मकता को स्वीकार नहीं करते थे। जिस कसौटी पर सुर, तुलसी, जायसी आदि का परीक्षण किया जाता है, ठीक उसी कसौटी पर छायावादी कवियों की परख न्यायसंगत नहीं है। इस दृष्टि से शुक्ल जी के छायावादी काव्य के अनुरूप समीक्षा भूमि के निर्माण का कार्य जिन समीक्षकों ने किया है, उन्हें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सर्व प्रमुख है। तो देखिए उनकी समीक्षा दृष्टि, तो रसवाद की नवीन दृष्टि। आचार्य वाजपेयी शुक्ल जी की ही भांति मूलतः रसवादी है। वे भी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, किंतु उसका दृष्टिकोण शुक्ल जी से थोड़ा भिन्न है। यह भिन्नता उनके निम्नलिखित कथन में प्रत्यक्ष है। काव्य को प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। इन अनुभूतियों का चित्रण जिस नैसर्गिक कल्पना के सहारे होता है, उसकी उद्भाविका कवि की प्रतिभा होती है। यह प्रतिभा जितनी नैसर्गिक और प्रशस्त होगी, उतनी ही उन्नत काव्य का सृजन करेगी, उतनी ही चित्रण की सौंदर्यमयता बढ़ जाएगी और उतना ही समुन्नत और प्रगाढ़ उसका संवेदन होगा। वाजपेयी जी के उक्त उदाहरण के में नैसर्गिक कल्पना, सौंदर्यमय चित्रण, प्रतिभा आदि शब्द ध्यान देने योग्य है। ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, किंतु उनमें जहाँ सौंदर्य शब्द आता है, शिव तत्व के साथ आता है। जहाँ कभी प्रतिभा और कल्पना आदि पर शुक्ल जी विचार करते हैं, उनके मस्तिष्क में तत्काल इसकी अतिशयता का चित्रण घूम जाता है और वे लोक मंगल की शर्त रख देते हैं। आचार्य वाजपेयी मूलतः इस बिंदु पर शुक्ल जी से भिन्न है। जिस आशावाद को आदर्श कहकर शुक्ल जी छोड़ देते हैं तथा जिस कल्पना को यथार्थ जीवन से असंबद्ध समझकर अग्राह्य मानते हैं, आचार्य वाजपेयी उसमें भी सौंदर्य की तलाश करते हैं। साहित्य कला की ऐसी सुष्ठु, प्रभावशाली और सुंदर विशेषता है जो जीवन के स्थूल यथार्थ से मेल नहीं खाती। साहित्य में राम और कृष्ण चिर सुंदर अंकित किए जाते हैं, कलाओं में उनके चित्र भी वैसे ही मिलते हैं, पर जीवन में वैसे नहीं रहे होंगे। साहित्य में अतिशयोक्ति इंद्रधनुषी जीवन के स्थूल, अकाल्पनिक और रूखे अस्तित्व को मनोरम बना देती है। साहित्य में मनुष्य का जीवन ही नहीं, जीवन की वे कामनाएं जो अंततः जीवन में भी पूरी तरह नहीं हो सकती, निहित रहती है। जीवन यदि मनुष्यता की अभिव्यक्ति है, तो साहित्य उस अभिव्यक्ति की आशा उत्कंठा भी सम्मिलित है। जीवन यदि संपूर्णता से रहित है, तो साहित्य उसमें सहित है, तभी तो उसका नाम साहित्य है। तभी तो साहित्य जीवन में अधिक सारवान और परिपूर्ण तथा जीवन का नियामक और मार्गदर्शक भी रहता आया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, तो देखिए आचार्य शुक्ल और आचार्य वाजपेयी की समीक्षा सिद्धांतों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाए
तो कहना पड़ेगा कि दोनों में भेद केवल इतना है कि वाजपेयी जी शुक्ल जी की अपेक्षा अधिक उदार और सहिष्णु है। समीक्षा में भारतीय मानदंडों के वे उतने ही कट्टर समर्थक हैं जितने शुक्ल जी हैं। यही कारण है कि वे क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, ब्रैडले के कलात्मक सौंदर्य तथा मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा आदि में भी सारभूत बातों की खोज कर लेते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल इनमें कोई सार्थकता नहीं देखते। काव्य संबंधी विचार। तो देखिए, वाजपेयी जी के अनुसार साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति है। रस सिद्धांत का साक्ष्य देते हुए उनका मत है कि विभाव, अनुभाव या संचारी भाव या अन्य किसी नाम से साहित्य के उपादानों की चर्चा की जाए, प्रत्येक स्थिति में साहित्य का मूल अनुभूति ही है। तुलसीदास जब स्वांत सुखा है रघुनाथ गाथा निबद्ध करने की बात करते हैं तो उनका कहना बिल्कुल सही है। आत्मानुभूति स्वांत सुखाय का पर्याय ही है। वाजपेयी जी का कथन है, प्रत्येक कला को बाहर से चाहे जितना रसमय बनाने का परिश्रम किया जाए, जब तक उसके अंतर में कृतिकार की चैतन्य आत्मा नहीं झलकती, जब तक विवेक प्रसूत एक दर्शन रक्त प्रवाह की भांति उस कला शरीर को सजीवता नहीं प्रदान करती, तब तक हम उसे सम्यक रूप में कलाकृति कह सकते हैं। हम तो रचयिता की संपूर्ण कृति में एक अंतर्निहित चेतना धारा देखते हैं। प्रत्येक कलाकार रचना के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। एक नाटक में अनेक भूमिकाएं रखने वाले पात्र अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से नाटकीय व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में हमें नाटककार की अनुभूति नहीं दिखाई पड़ती, किंतु वास्तविकता यह होती है कि अपने प्रत्येक पात्र के पीछे नाटककार किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार काव्य रचना भी स्पष्टता की अनुभूति में रहित नहीं हो सकती। काव्य में देखिए कि ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से भी आत्मानुभूति की पुष्टि होती है। आचार्य वाजपेयी कहते हैं, काव्य में अनुभूति की इस व्यापकता का निर्देश करने में भारतीय साहित्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। वह प्रमुख रूप में इसी तत्व पर प्रकाश डालता है कि काव्य और साहित्य की बाहरी रूपरेखा के मर्म में आत्मानुभूति या विभावन व्यापार ही काम करता है। काव्य की संपूर्ण विविधता के भीतर एकात्म स्थापित करने वाली यही शक्ति है। संपूर्ण काव्य किसी रस को अभिव्यक्त करता है और वह रस किसी स्थायी भाव या आश्रित होता है, और यह स्थायी भाव रचयिता की अनुभूति से उद्गम प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए यह उनका ध्वनि सिद्धांत के ऊपर चर्चा है। आचार्य वाजपेयी केवल काव्य ही नहीं, समस्त कलाओं को आत्माभिव्यक्त का साधन मानते हैं। माध्यम मित्र हो सकते हैं, किंतु अनुभूति प्रवणता से ही कला में सौंदर्य का सन्निवेश होता है। अनुभूतियाँ तो सबके भीतर होती है, किंतु सभी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि अनुभूति गहरी हो, किंतु यथेष्ट साधनों के अभाव में उसके अनुरूप अभिव्यक्त न हो पाए। उस स्थिति में अभिव्यक्ति को काव्य की संज्ञा प्राप्त होगी या नहीं, इस पर प्रश्न करते हुए आचार्य वाजपेयी कहते हैं, वह काव्य भी क्या काव्य ही है जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति की पूर्ण एकरूपता स्थापित न पाई हो, जिसमें कवि अपनी अनुभूति के प्रकाशन का उपयुक्त और आदर्श माध्यम प्राप्त करने में असफल हो रहा हो, पर वह रचना काव्य नहीं है जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो। अनुभूति का धरातल विस्तृत है और इस धरातल पर विश्व का संपूर्ण काव्य एक सूत्र में बंधा हुआ है। वाजपेयी जी के शब्दों में काव्य के अनंत भेद हो सकते हैं। उसके निर्माण में असंख्य सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों का योग हो सकता है, परंतु उसका काव्यत्व तो उसकी सर्वसंवेग अनुभूति प्रवणता में ही रहेगा। काव्य समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, दर्शन
आदि सबसे संबंध है, किंतु वह इन सबसे ऊपर है। काव्यानुभूति को एक अखंड आत्मिक व्यापार बतलाते हुए वाजपेयी जी का मत है कि काव्य के भीतर सारे वाद समाहित हो जाते हैं, किंतु काव्य वादों से बंधा हुआ नहीं होता। वह कहते हैं, काव्य कला की मुखर वर्णमयता में समस्त वर्णभेद, वर्गभेद और वादभेद तिरोहित हो जाते हैं। मानव कल्पना का यह अनुभूति लोक नित्य और शाश्वत है। चिरंत विकास की सरिता में इसे चिरकाल से भी सींचती आ रही है और चिरकाल तक सींचती रहेगी। वाजपेयी जी का काव्याभिमत पर्याप्त व्यापक आधार रखता है। इस आधार पर काव्य और काव्यालोचन की परिधि से, अनुभूति से संबंध सारे ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र आ जाते हैं। वे स्वयं इस और संकेत करते हैं कि काव्य के क्षेत्र में समय समय पर अनेक वादों के हमले हुए हैं। कभी धर्म ने उस पर आक्रमण किया, कभी दर्शन ने, कभी अध्यात्म ने, कभी किसी विज्ञान ने उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहा, कभी किसी वाद की भरमार रही, कभी किसी की। काव्य की सत्ता अपने पर चोट करने वाले इन सभी वस्तु व्यापारों को हमें सावधान रहना होगा, किंतु इसका मतलब नहीं है कि हम धर्म, दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान और किसी भी मानव विद्या का तिरस्कार करते हैं और काव्य उसका प्रवेश निषेध करता है। इन्हीं विधाओं के आधार पर तो जीवन का निर्माण होता है। इनकी उपेक्षा कवि कर ही कैसे सकता है? वह यदि उनकी उपेक्षा करेगा तो उसकी कविता में रह ही क्या जाएगा? जीवन निरपेक्ष, रस, कोरा अलंकार और शब्दांबर। कविता और कला के लिए कला इससे बढ़कर भ्रामक वस्तु और क्या होगी? तो आचार्य वाजपेयी का यह मत है कि उनकी उदार विचारधारा का परिचायक है। काव्य वस्तुपक्ष इतना व्यापक है कि उनमें संपूर्ण मानव ज्ञान सम्मिलित हो जाता है। जीवन का जितना विस्तार हो सकता है उतना ही विस्तृत काव्य का भाव पक्ष है, किंतु आचार्य वाजपेयी इस बात पर दृढ़तापूर्वक बल देते हैं कि कवि की दृष्टि किसी विशेष विचारधारा से संकुचित नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार साहित्य और जीवन का स्वाभाविक संबंध मंगलमय होता है। तो देखिए कि समीक्षा के मानदंड जो आचार्य वाजपेयी जी ने बताए हैं। तो वाजपेयी जी के काव्य संबंधी विचार जितने उदार है, काव्यालोचन के संबंध में भी उनके मानदंड उतने ही व्यापक और उदाहरण है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में उन्होंने काव्य समीक्षा के 7 सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला, रचना में कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन करना। रचना में कवि की मौलिकता, शक्तिमत्ता और सृजन की लघु विशालता का अध्ययन। रीतियों और शैलियों तथा रचना में बाह्यांगों का अध्ययन। समय और समाज तथा उसकी प्रेरणा का अध्ययन। व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवनी और रचना पर प्रभाव का अध्ययन। मानस विश्लेषण, कवि के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार आदि का अध्ययन। काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन। इन सूत्रों से ज्ञात होता कि आचार्य वाजपेयी काव्य के बाह्य तथा आंतरिक दोनों पक्षों पर बल देते हैं। एक और वे रचना में रीतियों, शैलियों, बाह्य अंगों के अध्ययन पर बल देते हैं और शास्त्रीय समीक्षा का महत्व स्वीकार करते हैं, किंतु दूसरी ओर उनकी विचार अनुभूति या भाव पक्ष से संबंधित है। वह काव्य समीक्षा में जीवन वृत्त, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सामाजिक परिवेश, कवि के व्यक्तिगत विचार और सिद्धांत, इन सब का महत्व स्वीकार करते हैं, किंतु वहीं तक जहाँ तक इनका काव्य पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसलिए वह स्थान स्थान पर सफाई देते हैं। साहित्य को जीवन के संबंध में स्वतंत्र विचार रखने और भिन्न भिन्न साहित्य सारणियों में चलने के अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिए। उसके अध्ययन, उसकी परिस्थिति और उसके विकास को हम सामयिक
आवश्यकता और उसके संबंध में अपनी धारणाओं से नहीं परख सकते। हमें उसकी दृष्टि से देखना है और उसकी अनुभूतियों और सहानुभूतियों से सीखना है। हम कवियों और लेखकों के नैतिक और चरित्र संबंधी संकलन ही न देखें, प्रचलित सामाजिक या राजनैतिक कार्यक्रम में उसकी तटस्थता की भी निंदा न करें। यदि वास्तव में उन्होंने साहित्य सृष्टि द्वारा नवीन शैली, नवीन सौंदर्य, कल्पना और भाव्य भाव जगत की रचना की है। तो देखिए, रचना केंद्रित समीक्षा, तो नवीन शैली, नवीन सौंदर्य, कल्पना, भाव जगत, इन सब का परीक्षण रचना से ही होता है। अतः रचना में ही इन बिंदुओं की तलाश का कार्य होना चाहिए। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि कविता सार्वजनीन और शाश्वत वस्तु है, किंतु कवि के व्यक्तित्व विकास और संस्कार के अनुसार उसकी सौंदर्यानुभूति की शक्ति, मात्रा और कीमतीपन में अंतर होता है और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की सामर्थ्यता या योग्यता भी कम या अधिक हुआ करती है। इन सारी वस्तुओं का परिचय हमें कवि की उस रचना से ही प्राप्त होता है। इसलिए काव्य विवेचन में रचना या अभिव्यक्ति ही सब कुछ है। वास्तव में काव्य के उत्कर्ष या अपकर्ष की परीक्षा इन्हीं विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। अपने युग की उस समीक्षा पद्धति से वाजपेयी जी सहमत नहीं है जो किसी वाद के चश्मे से काव्य का मूल्यांकन करना पसंद करती है। इसकी चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि आज हमें ऐसे समीक्षक भी मिलते हैं जो इन कवियों, सूर्य, तुलसी, शशि आदि पुराने कवियों को या इनमें कुछ को आज के लिए प्रतिगामी, प्रतिक्रियाशील अथवा पिछड़ा हुआ बतलाते हैं। अवश्य इन समीक्षकों की दृष्टि काव्य पर नहीं है, बल्कि उस सामाजिक संगठन पर है जिनमें वह काव्य रचा गया है। वे समाज के नए रूपों, नए विचारों के साथ उन पुराने रूपों और विचारों का मेल किसी प्रकार नहीं मिला पाते। दूसरी जगह काव्य और वाद अंतर स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि वाद एक स्थूल और परिवर्तनशील जीवन दृष्टि है, काव्य जीवन व्यापी दृष्टि है। एक प्रणाली हार्दिक और व्यक्तिमुखी है, दूसरे की सैद्धांतिक और समूहमुखी। काव्य का कार्य है संवेदना की सृष्टि करना, वाद का कार्य है ज्ञान विस्तार करना। वाद का स्वरूप एक देशीय है, काव्य का सार्वभौम। वाद की सार्थकता सामाजिक विकास के साथ अग्रसर होने में है, काव्य का सौंदर्य चिर जीवन में रहने में है। काव्य कल्पना एक बार कवि की वाणी का आश्रय लेकर जो रूप निर्धारण करती है, उसके अनुरूप अनुभूति प्रत्येक सहृदय को लेकर जो रूप निर्माण करती है, उनके अनुरूप अनुभूति प्रत्येक सहृदय को सभी देशों और सभी समयों में अनायास ही होगी। किंतु वाद के द्वारा जिस समय एक वाद निरूपण होता है, वह नया ज्ञान उपलब्ध होने पर फीका पड़ जाता है, जो कभी कभी अर्धसत्य या असत्य बन जाता है। समीक्षा का उद्देश्य और काव्य सौंदर्य की खोज, तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी वाजपेयी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वाजपेयी जी ने बड़े विस्तार से अनेक स्थानों पर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि काव्य सौंदर्य की खोज ही समीक्षा का उद्देश्य है। भाव, शैली, विस्तार, अभिव्यक्ति आदि दृष्टि से जो कुछ भी सुंदर है वह ग्राह्य है। रचना में जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह हम ग्रहण करें, किंतु रचना को हम केवल इसलिए अस्वीकार न करें कि वह हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है। वाजपेयी जी ने बार बार कहा है कि कवि अपने युग का प्राणी है, युगीन परिस्थितियाँ उसे प्रभावित करती है, किंतु वह इससे बंधा नहीं होता। उसकी रचना में युग सत्य के साथ शाश्वत सत्य और सौंदर्य का भी समावेश होता है, जिसकी तलाश रचना के माध्यम से होनी चाहिए। तो आचार्य वाजपेयी देखिए बार बार वादों से कविता का अलगाव इस कारण दिखाई पड़ता है क्योंकि वह उनके पूर्व आचार्य शुक्ल के छायावादी काव्य को महत्व अस्वीकार कर दिया था। दूसरे प्रगतिवाद और समाजवाद के नारे भी बड़ी तेजी से वातावरण में उठ रहे थे।
वाजपेयी जी ने समीक्षा क्षेत्र की संकीर्णता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। खुली दृष्टि से उन्होंने छायावादी काव्य का अध्ययन किया और भाव तथा कला दोनों से संबंधित उत्कृष्टता की प्रशंसा की। व्यक्ति की स्वतंत्र अनुभूतियाँ, लालसाओं और संघर्ष के चित्रण तथा नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा आदि के कारण नवीन काव्य का भाव पक्ष जहाँ उन्हें आकृष्ट करता है, वहीं मुक्त छंदों, नवीन अलंकारों और नवीन शब्द विन्यास आदि की विशेषताओं के कारण इस काव्य का निर्भीकतापूर्वक खंडन करते हुए छायावाद, रहस्यवाद और यथार्थवाद आदि संबंध में फैले हुए भ्रमों का वह निराकरण करते हैं। जिस खूबी के साथ उन्होंने प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला के काव्य सौंदर्य का परीक्षण किया है, उसी खूबी के साथ वे रत्नाकर और मैथिलीशरण गुप्त की परीक्षा करते हैं तथा उतनी ही दक्षता के साथ तुलसीसुर के साथ न्याय करते हैं। सौंदर्यवादी समीक्षा तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी एक सौष्ठववादी समीक्षक के रूप में विशिष्ट सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं। सौष्ठववादी समीक्षा किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पूर्णधारा से मुक्त होती है। इसी कारण वह काव्य सौष्ठव में मूल्यांकन में अपेक्षाकृत अधिक उदारतापूर्ण एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ होती है। इसी विशिष्टता के कारण आचार्य वाजपेयी समान रूप में मध्यकाल और आदिकाल दोनों से साहित्य का यथेष्ट मूल्यांकन करने में सफल रहे हैं। छायावाद का विवेचन करते हुए देखिए वह क्या कहते हैं कि जब तक इस नई पद्धति पर काव्य विवेचन की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक मध्यकालीन काव्य का कलात्मक और सांस्कृतिक स्थान निर्धारित करना संभव नहीं होगा। छायावादी काव्य मध्ययुग की काव्यधारा से प्रमुखतः इसी अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधन परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। आध्यात्मवादी काव्य का अधिष्ठान देश कालातीत परम पवित्र सत्ता हुआ करती है। व्यवशील सांसारिक आदर्शों और स्थितियों आदि से उसका प्रमुख संबंध नहीं होता। वह विकास जो समय का आश्रित है, वह विज्ञान जो वक्तव्य दृश्य तथा उसकी परिणतियों पर अधिष्ठ है, मध्यकालीन आध्यात्मिक काव्य के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष वस्तु या मानव के जीवन में सुख दुख, विकास ह्रास आदि अवस्थाओं से जो संबंध है, वह काव्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार देखिए कि अलग अलग रूप में जो वाजपेयी जी ने हैं जो अपने विचार रखे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम वाजपेयी जी की चर्चा समाप्त करते हैं।